फिर मन में ठान ली मैं सर कि मेरे को अगर ऐसा है तो मैं जब बड़ी हो जाऊंगी, मैं जब कोई जॉब कर लूंगी, तब तो मेरी लाइफ, मैं अपनी फ्रीडम को अपनी खुद से जी सकती हूँ। तो मैं बोली, तभी से मैं डिसाइड की कि मैं पढ़ूंगी। मतलब जो दोस्त होते हैं ना, दोस्तों से दोस्ती करना कम कर दी। हमारा दोस्त बुक है, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है सर। मैं ये पॉजिटिव अप्रोच है इनका। आप देखिए कि इन्होंने खुद को कभी किसी से अलग नहीं माना और शिक्षा को ही इन्होंने प्रायोरिटी दी। और आज इनके सिर्फ इन दो अप्रोच की वजह से, कि एजुकेशन और किसी भी चीज को डायरेक्शन इनका कभी कभी डाइवर्ट नहीं हुआ, कभी इन्होंने गलत चीजों की तरफ या कभी ऐसी चीजों की तरफ मूव नहीं किया, फोकस्ड रही एक चीज को अचीव करने के लिए। और आज इसी का परिणाम है कि ये आज दारोगा। नमस्कार, मैं हूं नवाज और आपने देखना शुरू कर दिया है उम्मीद एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया नाम सर शरीर मौजूद है। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मानवी मधु कश्यप। ये भारत देश की पहली ट्रांस वुमेन दारोगा है, एसआई है। आपका स्वागत है ट्रस्ट है। आज हम इनसे बातचीत करेंगे, इनका पूरा स्ट्रगल समझेंगे और सारी चीजों समझेंगे। आप तक हम बताना चाहते हैं कि आखिर पढ़ाई के रास्ते सफलता प्राप्त कैसे की जाती है। अगर आपके मन में जज्बा है तो उसकी जीती जाती कहानी आपके सामने मौजूद है। तो आइए इनसे बातचीत को शुरू करते हैं। मधु, बहुत स्वागत है आपका उम्मीद ट्रस्ट पर। थैंक यू। अभी तो लगातार आपके पास फोन आ रहे होंगे, कॉल आ रहे होंगे, बधाई के आ रहे होंगे। और सबसे पहले हम लोग बातचीत को शुरू करें तो इससे पहले मैं दर्शकों को ये समझाना चाह रहा हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि आपका जीवन शुरू से बताइएगा थोड़ा सा, कि यहाँ तक यात्रा कैसी है। बिल्कुल वक्त से बताइएगा कि कहाँ कैसे क्या क्या चली, एक बार पूरी कहानी कम से कम दर्शकों को पता हो। तो मेरा नाम मानवी मधु कश्यप है और मैं पंजवारा गांव और जिला बांका की रहने वाली हूँ। मेरा जन्म पंजवारा गांव में हुआ सर, और वहीं से मैं अपनी स्कूली शिक्षा वहीं से प्राप्त की और मैं अपना 12th कंप्लीट की क्या बोलते हैं वहीं के बगल की सिटी पौसी से CND कॉलेज से, और मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी रामोद यूनिवर्सिटी भागलपुर से। तो सर मेरी जन्म जब हुई तो मतलब देखिए सर, मैं आई वॉज सफरिंग विद जेंडर डिसफोरिया सर। मैं उससे ग्रसित थी, पीड़ित थी। तो ऐसे लोगों का पता तो चल जाता है बचपन में। आप जब ये जानने लगते हैं सर कि ये मम्मी है, ये पापा है, ये आंटी है, तो वो जानने अपने आप को भी समझने लगते हैं कि नहीं मुझे बचपन से ना सर कि लड़कियों के साथ रहना, लड़कियों जैसे रहना, कि जैसे मेरी दीदी है, दीदी को बोल रहे हैं कि मम्मी की ठीक है जाओ क्या बोलते हैं बाल धो के नहा लो और तुम जाओ बाल कटवा लो। तो मेरे को लगता था कि ये जा रही है बाल कटना, ये नहीं जा रही है, तो मैं क्यों जा रही हूँ। मेरे को लगता था कि सब साथ में सोते हैं, साथ में, क्योंकि होता क्या है सर कि 7-8 साल तक बच्चे, लड़का लड़की की बॉडी तो सिमिलर ही होती है सर, ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। तो मेरे को लगता था कि उस टाइम तो मेरे को कोई कुछ नहीं, उस टाइम मेरे को मम्मी फ्रॉक भी पहना देती थी तो चलता था। तो ये क्या बोलते हैं, और मान लीजिए कुछ भी मैं कर लूँ, नेल पॉलिश लगा लूँ, तो ये सब भी चल रहा था। लेकिन मैं मन में यही था कि मैं भी लड़की हूँ और नहीं हूँ भी तो एक दिन बन जाऊंगी, हमेशा लगता था। और उसी के जैसा मैं रहती थी। मेरे को कभी कभी बहुत सारे लोग डांटते वाटते थे, जैसे पापा लोग हैं, क्योंकि किसी को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं एक पुरुष शरीर में जन्म ली थी सर। तो पुरुष के जैसा रहना मुझे बिल्कुल शुरू से पसंद नहीं था सर। और आप को सबसे पहली बार कब इस चीज को लेकर परेशानी हुई, कब आपको दिक्कत सामने आई? जी, तो क्या बोलते हैं, ये सब कुछ चल रहा था 8-9 साल तक, 8-9 साल तक सब कुछ सही चला, 5 तक समथिंग। उसके बाद कि अरे बच्चा है कर लेता है, थोड़ा जाने दो, कोई नेल पॉलिश कर लिया, लिपस्टिक लगा लिया। तो क्या बोलते हैं, फिर क्या हुआ सर कि मैं जब 6-7 में गई तो थोड़ी बड़ी हो गई। तो वहां से जाने के बाद भी मैं वो सब हरकतें करती रही। तो फिर उनको लगा कि नहीं, जो क्या बोलते ये गलत है। फिर लोग डांटने लगे, चिल्लाने लगे। लेकिन मेरे को लगा नहीं, मेरे को अगर मैं करती आई हूँ तो यही मतलब यही चाहिए मुझे, मैं ऐसा ही जीना चाहती हूँ। लेकिन फिर प्रॉब्लम्स आने लगी, तो फिर अगल बगल लोग भी बोलने लगे बहुत सारे कि इसके बच्चे ऐसे हैं, इसके बच्चे ऐसे चलते हैं। क्योंकि देखिए सर, आप अगर लिपस्टिक ओठ पे लगा लिए, आप लगा लिए, लेकिन वो लिपस्टिक आपको परेशान नहीं करेगी, वो आपको काटेगी क्या? नहीं ना।
वो जो लिपस्टिक आप लगाए वो उसका जो देखेंगे ना वो लोग आपको परेशान समाज परेशान जी। तो बात वही होती है कि सर वो समाज परेशान करने लगे, उसके बाद फिर बहुत सारे होने लगे। फिर मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे बात है, मेरे को लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को लड़की पसंद नहीं है, मेरे को ऐसे ऐसे होता है। तो मम्मी बोली कि कोई नहीं, मतलब ये सब होता है कि गांव में आप जानते हैं कि इतना नहीं जानते, अवेयरनेस नहीं है, तो बोलते कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं हमेशा सोचती थी कि क्यों आवा, क्यों मैं लड़की जैसी नहीं रहती हूँ, क्यों मुझे लड़कियों में नहीं बैठने को मिलता है, क्यों मैं स्कूल में बॉयज के साथ बैठती हूँ, मैं लड़की के साइड क्यों नहीं बैठती हूँ। तो हमेशा लगता था, लेकिन फिर भी मैं बैठती। इस कारण से मेरे मतलब पूरे पढ़ाई के जर्नी में, क्योंकि मैं आज जो भी मुकाम पाई हूँ, मेरे गांव का किसी लड़के का कॉल नहीं आया सर, क्योंकि कोई हमारे फ्रेंड नहीं थे, मैं किसी से बात तक नहीं करती, मैं बहुत शांत रहती थी सर। हमेशा सर मतलब एक तरह से कहे तो आप डिप्रेशन में रहते हैं हमेशा। उसके बाद मम्मी ने कहा कि देखो ठीक है, अगर ये सब है तो इस तरह करने का कोई जरूरत नहीं है, तुम ये सब अगर कभी मन करे तुमको कि लड़की वाला कपड़ा पहनना, लिपस्टिक लगाना, तुम घर में कर लिया करो, अंदर में तुम बाहर मत निकला करो। जो बाहर में सब लोग बोलते हैं, पापा को भी बोलते हैं, हमको भी बोलते हैं, जो इसी दिन के लिए तुमको जन्म दिए थे। मम्मी पापा तो अपने बच्चे को जन्म देते हैं कि कुछ अच्छा मोमेंट हो, जो उनको प्राउड फील हो। हमेशा हमेशा तो मेरे को भी लगता था क्या ही मैं कहाँ हो गई, मैं बहुत परेशान रहती थी सर। मैं कहूँ तो कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट रहती थी, किसी पे गुस्सा देना, चिल्ला जाना, कोई काम, ये पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं। लेकिन फिर भी बोली कि मम्मी रोने लगी मेरी एक दिन, बहुत पैर हाथ पकड़ के बोली कि बेटा प्लीज इस तरह नहीं करने का। तो फिर मम्मी को मतलब बात सुन के फिर लगा कि चलो कोई बात नहीं। तब फिर मन में ठान ली मैं सर कि मेरे को अगर ऐसा है तो मैं जब बड़ी हो जाऊंगी, मैं जब कोई जॉब कर लूंगी, तब तो मेरी लाइफ मैं अपनी फ्रीडम को अपनी खुद से जी सकती हूँ। तो मैं बोली, तभी से मैं डिसाइड की कि मैं पढ़ूंगी, और मैं अपनी पढ़ाई टोटली कंप्लीट की सर। मैट्रिक की, इंटर की, ग्रेजुएशन की। मैं पढ़ाई अपना बहुत ही अच्छे से की। उसके बाद मैं मतलब जो दोस्त होते हैं ना, दोस्तों से दोस्ती करना कम कर दी। हमारा दोस्त बुक है, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है सर। मैं अकेले रहती हूँ जब भी, तो मुझे नई नई चीज, चाहे हिस्ट्री का बुक पढ़ना, चाहे कुछ भी ऐसे बुक पढ़ना मुझे पसंद है। बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि आपका जो दोस्त है, वो मित्र है, वो किताब है, और एजुकेशन से ही सारी चीजों को बदला जा सकता है। आज आप जिस पोजीशन पर हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की वजह से है। और यहाँ तक पहुँचने में आपने जैसा भी बताया कि समाज का कोई योगदान नहीं है आपके साथ। पहली बार आपने घर कब छोड़ा, कब आपको लगा कि अब मम्मी पापा से अलग रहना है? फिर क्या बोलते हैं सर, जब ऐसी थी तो थोड़ा हेट भी करते थे ना, तो घर में होता था कि हमको कुछ चाहिए होता था तो भाई बहन को जल्दी मिल जाता था। मुझे बोल नहीं तुम इस तरह करोगे तो ये नहीं दूंगी बोलेंगे। फिर मुझे लगने लगा कि सर इतना दिन के ऐसे कैसे चलेगा। फिर मैं सोची सर कि मेरे को अब इधर पे नहीं रहना, तो मैं फर्स्ट ईयर में एडमिशन कराई 2014 में, और एडमिशन कराने के बाद मैं घर छोड़ती सर। फिर कहाँ आई, कहाँ रहा? मैं घर छोड़ के चली गई, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करती थी, तो मैं चली गई सर वेस्ट बंगाल आसनसोल, अपनी दीदी के यहाँ चली गई, क्योंकि वो सिटी है। फिर क्या फील हुआ जब आपने कहा कुछ काम करेंगे सिटी में? तो वहाँ सोची ना कि वहाँ पे थोड़े ब्रॉड माइंडेड लोग होंगे, अच्छे लोग होंगे, जो मेरे को, मैं कैसे भी कर लूँ, कैसे भी रहूंगी तो चलेगा। तो मेरे को लगा कि मतलब मैं वहाँ पे अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी सकती हूँ। दीदी है तो क्या हुआ, घर में है तो बाहर, वहाँ पे सिटी होगा, शहर होगा, बहुत सारे लोग होंगे, हमारे जैसे कोई लोग हमें मिल जाए, इसी उम्मीद में मैं आई थी। और मैं फिर वहाँ पे मेरा ग्रेजुएशन था, लेकिन मन में यही था कहीं ना कहीं मैं पढ़ाई को नहीं छोड़ूंगी सर। तो मैं चली गई एडमिशन करा के, लेकिन पढ़ती थी। और अच्छा, पढ़ाई के दौरान क्लासरूम में भी आपने कुछ इस तरह की परेशानी झेली? हाँ, बच्चों के बीच बैठना बहुत बार झेली हूँ सर, पर मैं कभी मेंशन नहीं करती किसी प्लेटफॉर्म पे कि ऐसे। तो देखिए सर, आप कितना भी कुछ कर लीजिए, हम जैसे जो बच्चे होते हैं ना, उनको लोग किसी ना किसी बहाने से, आप शांत भी रहेंगे तो आपको पूछेंगे ना नॉर्मली आके, तू क्या शांत बैठा है इतना। तो मेरे को तो थोड़ा आदत था कि मेरे को पेंटिंग सेटिंग करना, कॉपी में फूल बनाना, कॉपी में मतलब लाइक लड़की मतलब बना के उसको सजाना। तो लड़के लोग देखते थे आके, तो लोग बहुत चिढ़ाते थे, छिड़ते भी थे बहुत सारे लोग स्कूल में। तो इसलिए मैं ना देखते थे, मैं इसलिए कोई अगर बगल में आके बैठा, आप थोड़ा सा सहम जाएंगे, तो वो लोग आजकल मतलब वो जान जाते, क्योंकि लड़कों की तरफ कुछ था ही नहीं हरकत। तो फिर वो उससे तो बहुत सामना करना पड़ा था। वो कोचिंग में भी करना पड़ा, जहाँ पे ट्यूशन पढ़ने जाती थी उधर भी, स्कूल में भी। पर एक मन में था कि नहीं, मैं पढ़ने में शुरू से अच्छी रही हूँ सर। तो मेरे को उम्मीद रहा है कहीं ना कहीं कि मैं इस पढ़ाई को लेके कुछ कर लूंगी।
तो फिर मैं वहाँ से चली गई वहाँ पे, अब कंटिन्यू पढ़ाई करते रहे और वेस्ट बंगाल से आके बिहार में एग्जाम देती रही हर साल। तो देखिए इसी में हमारी को दोस्ती हो गई उधर से, क्योंकि वहाँ पे एक ना कोशिश करके एक फाउंडेशन है, तो वहाँ पे मतलब वहाँ पे ट्रांसजेंडर के लिए, ट्रांसजेंडर होते हैं और जो सेक्स वर्कर लोग होते हैं उनके लिए वो संस्था चलती है, तो उधर पे वो लोग आते जाते रहते थे। तो मैं जा रही थी एक दिन वहाँ पे भी मैं पढ़ती थी, क्योंकि क्लासेस उधर पे भी मैं करती थी, क्योंकि क्लासेस नहीं करती तो एग्जाम कैसे देती, तो क्लासेस करने जाती थी। तो एक दिन मुझे अब मेरे जैसे मैं अभी बैठी हूँ, जैसे मैं इनको लेके आई ना फ्रेंड को, मैं बोली क्योंकि मैं अकेले जाऊंगी, जैसे हम जैसे लोग जो मिल जाते हैं ना तो लगता है कि नहीं, अच्छा लगता है खुद में कि मतलब एक हिम्मत मिल जाती है। तो एक दिन ना मतलब ऐसे वो जा रही थी, एक फ्रेंड थी मेरी, तो मेरे को लगा मतलब ये तो मेरी जैसी है, तो मैं उसको बुलाई, फिर उसको बोली, तो उससे दोस्ती हुआ, तो वो मुझे को कोशिश फाउंडेशन लेके गई थी एक दिन। फिर वहाँ पे ट्रस्ट, कोशिश ट्रस्ट नाम है उसका, बस गई थी सर। वहाँ पे जाने के बाद तो बहुत सारे लोग मिले, तो मुझे लगा नहीं बाबा मैं ही ऐसी नहीं हूँ, तो बहुत सारे लोग हैं और वहाँ पे बहुत सारे रूम थे। तो मतलब वहाँ पे ना मतलब दिन भर रहने का था, मतलब दिन भर वो लोग रखते थे, खाना देते थे, फिर रात को नहीं रखते थे वो लोग। तो दिन भर वहाँ पे बड़े बड़े रूम थे, आप जैसे चाहो, आप साड़ी पहन के रह सकते हो, आप लिपस्टिक लगा के रह सकते हो, आप मतलब रहने की पूरी आजादी थी, आप अपने हिसाब से रह दिन भर सकते से हो, आप कोई जैसे disturbance नहीं। चाहे वैसा ड्रेस अप कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा मतलब एक्टिविटी कर सकते हैं। तो मैं वहाँ पे गई, मैं बहुत खुश हुई, फिर मैं डेली जाने लगी, रोज क्लास कर लेती थी, उधर से आधे टाइम वहीं जाती थी, घर में बोलती दीदी को वहाँ पे क्या हम आ रही हूँ। अच्छा, आप मुझे याद है कि जब आप 1.5 साल पहले उम्मीद ट्रस्ट की ऑफिस आई थी, आपने इस ऑफिस को भी पहले भी विजिट किया, आप आई थी, तो शायद आपसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो आपने उस दौरान मेरी टीम को और मुझे ये बताया था कि आप बीएससी नर्सिंग करना चाहती थी। उस समय आप बीएससी नर्सिंग करना चाहती थी, हम लोगों ने आपकी ट्यूशन फीस की 100% की गारंटी भी ली, बट आपके पास हॉस्टल का अमाउंट शायद लगता है कि नहीं हो पाया और आप बैक हो गई। उसके बाद भी हमारी टीम ने आपको कई बार संपर्क किया कि आप आइए, हम आपको पढ़ाते हैं, कुछ रास्ता निकालते हैं, लेकिन आपसे संपर्क हो नहीं पाया बेसिकली। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि फिर आपको ये कब फील हुआ कि मुझे वो कोर्स नहीं करना है और मुझे किसी कंपटीशन की तैयारी करनी है? नहीं, कंपटीशन की तैयारी शुरू से मुझे ये नहीं था, मुझे कोर्स और मतलब पढ़ाई तो मायने नहीं है, मतलब मुझे ये लगता था चाहे ये कोर्स से चाहे मेरी पढ़ाई से मुझे कुछ ऐसा पोस्ट चाहिए जहाँ जिस पोस्ट पे मैं बैठूं, तो अगर मुझे लोग आने वाले टाइम में, तो ये कंफर्म था कि मैं अपना सर्जरी कराऊंगी। और कराने के बाद तो ये कब कराया आपने, इसको कब कराया और कितना खर्चा इसमें आया? इसमें तो मतलब लगभग 5.5 लाख खर्च आता है सर, और ये मैं 2022 का लास्ट में कराई हूँ सर, अक्टूबर में। अक्टूबर, ये कितना समय लगता है इस पूरे प्रोसेस इसको में? रिकवर होने में सर? प्रोसेस तो आपको पहले हार्मोन दिया जाता है सर, पहले आपकी तो काउंसलिंग होती है सर, फिर काउंसलिंग करके आपको 4 डॉक्टर काउंसलिंग करेंगे, आपको सवाल जवाब पूछेंगे कि आप क्यों ऐसे रहना चाहते हो, क्यों ऐसे करते हैं, तो बहुत सारे सवाल पूछते हैं। फिर उनको साइकेट्रिस्ट कहते हैं उनको, फिर मनोचिकित्सक, हाँ मनोचिकित्सक के पास, फिर वो उनसे आपका सेशन लेना पड़ता है 2-3 महीने का, वो 6 महीने का मान लीजिए चलता है। उसके बाद आपको जीआईडी लेटर मिलता है, जेंडर आइडेंटिटी डिस्फोरिया का, तो फिर उसका लेटर मिलता है आपको, वो कंफर्म हो लेते हैं कि नहीं इनके बॉडी में कुछ रॉन्ग है, और ये वो आपको कपड़ा भी पहनने देते हैं पहले कि आप 6 महीने तक इस कपड़े में रहो। जैसे आप अगर मेल टू फीमेल हो रहे हैं, फीमेल टू मेल हो रहे हैं, तो वो आपको देंगे, क्योंकि आप चलना भी उस तरह करो, क्योंकि आप अचानक से किसी का सब कुछ बदल जाए तो वो 6 महीने पहले थोड़ी ट्रेनिंग शुरू करते हैं, हाँ, ताकि उस सर्जरी के बाद जो है आपको कोई दिक्कत नहीं हो और आप आराम से उसी तरह से बिहेव कर सकें उस बॉडी में, और आपका मतलब सब कुछ एक्टिविटी भी वो मतलब हो। तो उसके बाद मेरे को काउंसलिंग हुई दिल्ली में, फिर मुझे जीआईडी लेटर मिला, फिर मैं अपना हार्मोन स्टार्ट की, ये सब करी सर, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में जो पैसा खर्चा होता है ये फंड कोई ऑर्गेनाइजेशन पे करती है? ये हमारे बिहार सरकार, ये मतलब बहुत मतलब भाग्यशाली हूँ और अच्छा है, मैं ये मतलब आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को ढेर सारा धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने कि बिहार की भूमि जो रही है सर, वो तो बहुत क्या बोलते हैं महान भूमि रही है। आप जानते हैं मगध साम्राज्य 2500 साल पहले, और क्या बोलते हैं बहुत सारे क्या बोलते हैं चाणक्य रहे हैं, लिच्छवी साम्राज्य ऐसा था तो कि पूरी दुनिया को उन्होंने बताया था कि राजा क्या होता है, साम्राज्य कैसे चलाया जाता है। और बहुत सारे नालंदा विश्वविद्यालय इधर रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इधर रहा है, कितने सारे देश के नागरिक इधर आते थे पढ़ने के। तो यहाँ की भूमि इतनी अच्छी रही है और इतना महान रहा है, तो ये महान कार्य भी यहाँ से स्टार्ट हुआ। मुझे नहीं लगता है कि किसी स्टेट, अभी 28 स्टेट में और आप यूनियन टेरिटरी को ले तो
बहुत सारे लोग ये नहीं कर पाए कि सर्जरी के लिए आपको पैसे देते हो, ये गवर्नमेंट पे करती है, हमारी बिहार सरकार 2.5 लाख पे करती है। मैं रेशमा मैम का ढेर सारा धन्यवाद दूंगी, क्योंकि वो ऑफिस झोला लेके घूमी है कि प्लीज हमारी कम्युनिटी का हेल्प कीजिए, हमारी कम्युनिटी का हेल्प कीजिए, तो जाके ये सब फंड मिला है, ये आरक्षण मिला है रेशमा मैम के थ्रू। तो क्या बोलते हैं सर, उससे पैसे मिले 2.5 लाख। और पहले तो मैं वहां से ना अपने कम्युनिटी के साथ जब बंगाल में मिली, तो फिर मैं मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, तो मैं चली गई अपने कम्युनिटी, एक मतलब अपने जैसों के साथ मैं बेंगलुरु चली गई। तो वहाँ पे ट्रेडिशनल वे में कुछ दिन काम की, जैसे बेगिंग करते हैं, डांस वांस करते हैं। तो मैं बहुत दिन की, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए था सर, मुझे खुद को बदलना था सर, और खुद को पाना था। तो मैं वहाँ पे गई और पैसे वैसे जमा करने लगी। फिर मैं वहाँ पे काम की, फिर मैं कुछ दिन के लिए, क्योंकि साउथ है ना सर, साउथ में बहुत कंफर्टेबल है ट्रांस के लिए, अवेयरनेस जो है ना वो बहुत अवेयरनेस है साउथ में। आप दैट टाइम की मेरी लेजर नहीं हुई थी, तो मेरे पीरियड थोड़े थोड़े आते थे। अगर मैं दैट टाइम भी लिपस्टिक अप्लाई करके ऑन इन मार्केट में चलती थी, तो मतलब उधर के जो पीपल है दे आर मतलब कॉलिंग मैम बोलते थे, रिस्पेक्ट था, बहुत रिस्पेक्ट था। तो वो बहुत अच्छा लगता था मुझे। तो वहाँ पे रही मैं सर, और फिर ट्रेडिशनल वाला काम भी की, उससे थोड़े पैसे इकट्ठे हुए। फिर वहाँ पे भी मैं कंप्यूटर क्लास करने लगी। मैं पढ़ाई को कभी नहीं, पढ़ाई आपने कंटिन्यू की, सारा सब कुछ किया आपने, भी आपने तैयारी की इसकी। कितने साल की तैयारी में आप इसको निकाल पाए? जी, मैं ये जो एग्जाम है इसको मैं 2.5 साल लग गया सर, 2.5 साल की तैयारी में 3 साल मान लीजिए। अच्छा, इस पूरी जीवन यात्रा में आपकी जी उम्मीद ट्रस्ट की क्या भूमिका रही आपकी लाइफ में? उम्मीद ट्रस्ट की भूमिका रही कि जैसे आपका ट्रस्ट का नाम ही उम्मीद है, और मैं उम्मीद के साथ यहाँ पे आई थी। और मैं फर्स्ट टाइम आई थी, तो मैं एक अपनी फ्रेंड के थ्रू आई थी, तो उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे यहाँ पे फ्री में कोर्सेज कराए जाते हैं। तो मुझे लगा कि अगर फ्री में कोर्सेज कराए जाते हैं, अगर मैं कोर्सेज कर लूंगी और मेरे पास सर्टिफिकेट आ जाएंगे, तो क्योंकि बेसिकली नौकरी के लिए क्वालिफाइड होना ही चाहिए, विदाउट क्वालिफिकेशन का नौकरी नहीं मिलती है। अब क्वालिफिकेशन का मतलब होता है सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास नहीं रहेंगे तो आपको नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो मुझे लगा कि अगर क्या बोलते हैं, और सबसे बड़ी बात है ना कि जीएनएम के लिए मैं आई थी सर। तो जीएनएम का काम होता है कि बेबी को बॉर्न करने में और डिलीवरी करने में हेल्प करना। तो एक तो था कि हमारे जैसे लोगों से ब्लेसिंग्स ली जाती हैं बच्चों में, क्योंकि हम बहुत बार गई हूँ, तो बिल्कुल ब्लेसिंग के लिए लोग जाते हैं ना। तो मेरी फ्रेंड बोली थी कि सोचो कि अगर दोनों हो जाए, कि हम जीएनएम हो और हम किसी की डिलीवरी करा रहे हो, दैट टाइम हमारे से भी ब्लेसिंग सब जाने की, मतलब सी इज ट्रांसजेंडर, और ये एक नर्स भी है और एक ट्रांसजेंडर भी है, तो 2 फायदे मिलेंगे हमें, हमसे ब्लेसिंग्स मिलेंगे, हमें उधर भी पैसे मिलेंगे और हमारी कुछ सैलरी भी मिलेगी। तो हम सोचे कि हाँ ये तो सही बोल रहे कि डबल फायदा होगा। दैट्स व्हाई कि मैं आपके इधर पे आई थी, और मैं सोची कि अगर क्या बोलते हैं ये हो जाता है तो आसानी से नौकरी मिल जाए। अरे नहीं मिले गवर्नमेंट, सरकारी हॉस्पिटल में, सॉरी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी तो मिल सकता है। बिल्कुल। तो इसी उम्मीद से मैं यहाँ पे आई थी सर, लेकिन आप लोगों ने बहुत कोशिश की हमारी को एडमिशन करने के लिए, लेकिन हमारे पास पैसे खाने पीने रहने का नहीं हो पाया। लेकिन क्योंकि आपने तो गारंटी ली थी कि आपको फ्री और मतलब फुल गारंटी ली थी एडमिशन का, लेकिन मतलब खाने और रहने में दिक्कत आई, तो फिर हमारे पास नहीं हो पाए सर। तो इसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि मैं वापस नहीं आ पाई। माफी इसलिए चाहती हूँ आपसे भी सर कि आपका फोन पिक नहीं की। दैट टाइम मेरे को बोल रही, मैं बोली कि मैं देख रही थी स्क्रीन पर कि फोन कर, देखो फोन आ रहा है। बोले नहीं उठाओ, हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं जा सकूंगी, हम नहीं दे सकूंगी पैसे, हम लोग बोल के आई हूँ। तो फिर क्या सोचेंगे वो लोग, तो फिर सोचेंगे ना सारे ट्रांसजेंडर लोग, एक तो भ्रांति फैली हुई ना कि ट्रांसजेंडर कैरेक्टर के अच्छे नहीं होते, झूठे होते हैं, ऐसे होते हैं। तो मेरे को लगा कि वो सोचेंगे कि मतलब दे आर इक्वल, मेरे ये लोग ऐसे ही होते हैं। तो फिर मेरे को, मैं बोली कि ठीक है नहीं उठाती हूँ। तो फिर नहीं उठाई, तो वो फ्रेंड भी चली गई, मतलब अपने लाइफ में बिजी हो गई। तो फिर मुझे लगा कि अब तो मैं अकेले रह गई, अब मैं कहाँ जाऊँ। तो मैं तो अपनी पढ़ाई, उस टाइम भी मैं पढ़ाई करती थी कंटिन्यू सर। फिर मुझे लगा कि नहीं, 2021 में फिर जैसे सर्जरी 2021 में मतलब रिजर्वेशन आया ना, तो एक और उम्मीद बढ़ गई सर कि मतलब रिजर्वेशन मिला है ट्रांसजेंडर को, कि मतलब इंसान वो होता है ना सर कि आप अच्छे सही समय पर अगर मौके को नहीं पकड़ पाए तो उससे आपकी पूरी लाइफ खराब हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है। तो फिर मैं सोची कि नहीं, ये मेरे लिए मतलब गोल्डन चांस है, अगर इसको जाने दे दी ना तो फिर मैं पीछे रह जाऊंगी। फिर मैं जान लगा के सारे भूल गई कि हु इज मधु, हु इज मतलब मेरी आइडेंटिटी भूल गई। ट्रांसजेंडर बोले अरे किन्नर जा रहा है, अरे मीठा जा रहा है, अरे यही पढ़ने जा रहा है, अरे ठेला वाले से तो कई नामों से संबोधित किया जाता है, वो भी टूटता होगा कि बिल्कुल सर।
तो अरे इवन ठेला चलाने वाले हाथ पकड़ लेते थे, चलोगी क्या? तो जब मैं हॉस्टल से निकलती थी उस टाइम, तो फिर मुझे लगा अरे तुम कुछ भी बोलो, आई डोंट केयर, सच बोलती कुछ भी बोलो, मेरे को पढ़ना है, मेरे को कुछ नहीं है सब करना। मैं आज तक रिकॉर्ड है सर, आज तक हमारे हॉस्टल में बहुत सारे ऐसे मतलब ट्रांस वुमेन है जो रोज मार करती थे, आज तक रिकॉर्ड है। कभी मेरे हॉस्टल में जाके पूछेगा, मैं आज तक किसी से मार नहीं की हूँ, किसी से भी झगड़ा, किसी को पलट के जवाब भी नहीं। अच्छा, समाज में भ्रांतियां ये भी है कि झगड़ा में प्रवृत्ति की होती है। हाँ, मैं सोचती थी कि टाइम वेस्ट करना है, इसको जवाब देना है, अपना टाइम खराब करना है। हम तो बोलते थे इस टाइम से मतलब चिढ़ाने के लिए कि मैं उसको कि हाउ यू आर चीफ, यू आर लो क्वालिटी, लो सोसाइटी पीपल, यू डोंट हैव मैनर। कहाँ मतलब ये इंग्लिश बोलता है, मतलब क्या बोलता है कि ना रुके छका होकर इंग्लिश बोलता है। मतलब एक्सक्यूज मी, तेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगी। तो क्या बोलते हैं, मैं इसी तरह हंस के चली जाती, क्योंकि आपको लोग सामने से अगर छिड़ रहे हैं ना बहुत ज्यादा, आप उसको थोड़ा हंस के जवाब दो, लगेगा उसको तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, वो खुद सामने में आपको उनको सेम अपने ऊपर फील होगा। तो फिर इसी तरह कर करके मैं चली जाती थी, कर करके कंटिन्यू में पढ़ाई की सर। मैं कभी क्यों मेरे को दिमाग में अच्छा, एक मिनट बताइए, आपका संघर्ष की कहानी भी हमने सुनी और दर्शकों ने भी देखा सुना। अब थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि अब आप दारोगा हैं जी, क्या फील कर रही हैं? अभी तो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ सर, बहुत मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब इतना कहूँ कोई शब्द नहीं है इनके इसके लिए। लेकिन मैं देखती हूँ सर कि मैं सब लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस की हूँ। आई एम अ ट्रांसजेंडर पर्सन सर। तो अच्छा, आप देश की पहली ट्रांस वुमेन है जिन्होंने दरोगा की पद को हासिल किया है। जी जी। तो अब आपका नाम स्वर्णिम अक्षरों में भारतीय इतिहास में लिखा जाएगा और बच्चों से ये सवाल जीके में पूछा जाएगा कि देश की पहली ट्रांस वुमेन कौन है जिन्होंने दारोगा पद हासिल किया था और किस साल किया था। तो अब आपको क्या फील हो रहा है, मतलब क्या महसूस कर रहे हैं कि इतनी बड़ी अचीवमेंट और इतना स्वर्णिम अक्षरों में किसी देश के इतिहास के पन्नों में आपका नाम दर्ज हो रहा है, क्या फील कर पा रही हैं? सर मुझे तो मतलब उतना कुछ ज्यादा फील नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है बस नॉर्मल के सारे लोग जैसे एग्जाम क्लियर किए मैं अभी, क्योंकि इक्वल मैं सारे लोगों के जैसे, मैं खुद को अलग नहीं मानती थी। कभी लगता था कि मैं इनके साथ पढ़ रही हूँ, मैं ये पॉजिटिव अप्रोच है इनका। आप देखिए कि इन्होंने खुद को कभी किसी से अलग नहीं माना और शिक्षा को ही इन्होंने प्रायोरिटी दी। और आज इनके सिर्फ इन दो अप्रोच की वजह से, कि एजुकेशन और किसी भी चीज को डायरेक्शन इनका कभी डाइवर्ट नहीं हुआ, कभी इन्होंने गलत चीजों की तरफ या कभी ऐसी चीजों की तरफ मूव नहीं किया, फोकस्ड रही एक चीज को अचीव करने के लिए। और आज इसी का परिणाम है कि ये आज दारोगा है। अच्छा, क्या प्रायोरिटी होगी? अब आपको थाना मिलने वाला है, कुछ दिन आपकी ट्रेनिंग चलेगी। ट्रेनिंग के बाद धीरे धीरे एक समय आएगा जब साल 2 साल 3 साल गुजर जाएंगे तो आपको किसी थाने का इंचार्ज भी बनाया जाएगा। क्या प्रायोरिटी होगी आपकी उस थाने में? प्रायोरिटी तो ये होगी सर कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि जिसके तहत मुझे जो जिम्मेदारी और जो कार्य दिया जाएगा उसको मैं अपने ऑनेस्टी और मतलब निष्ठा पूर्वक करूं, और उसका मतलब जैसे यहाँ पे प्रूव किए खुद को, तो वो जिम्मेदारी भी मिलेंगे तो वहाँ भी प्रूव करूं कि नहीं माँ भी सब जगह, मधु सब जगह कर सकती है। और प्रायोरिटी तो रहेगी सर की फर्स्ट प्रायोरिटी कि अपने जैसे लोग जो हैं उनके साथ ज्यादा इंसाफ करना, क्योंकि हमारे जैसे लोगों के लिए अवेलेबल नहीं रहते हैं कोई सर जल्दी। पुलिस स्टेशन में भी जाते हैं तो सामने से बोलते हैं गलती तुम्हारी, जब गलती दूसरों की रहती है सामने वाले की, फिर भी बोलते तुम्हारी। तो मैं चाहूंगी कि ये थोड़ा कम हो। पुलिस और हमारे बीच बोला जाता है कि 36 का आंकड़ा रहता है, उस आंकड़े को मैं चाहूंगी बस खत्म हो, कम करना चाहती हूँ सर, ये प्रायोरिटी। अच्छा, पुलिस और आप जैसे लोगों के बीच 36 का आंकड़ा रहता है, 36 के आंकड़े को आप बदलना चाहती हैं और उसको एक मित्रता में बदलना चाहती हैं और मित्रवत होकर आप काम करना चाहती हैं। तो आप अपने समाज के लिए क्या कीजिएगा? अब देखिए, क्योंकि आप जब निकल कर आई है, जब भी किसी भी समाज से कोई पहला व्यक्ति कहीं निकल कर आता है तो पूरा समाज उस व्यक्ति को एक उम्मीद की नजर से देखना शुरू कर देता है। आज आपका पूरा समाज आपको एक उम्मीद की नजर से देख रहा है। आप क्या कर सकती हैं उनके लिए? आपके मन में ऐसा क्या कुछ प्लान अभी किया है या आगे फ्यूचर में करने का इरादा है? उनके लिए तो पहले जो चीज में इंटरेस्ट है, जैसे कि आपका यहाँ पे GNM और ये सब होता है तो आप 100% एडमिशन कॉलेज की पूरी फीस लेते हैं। तो मैं चाहूंगी कि सर आपके साथ भी मिलके कि उनको यहाँ मतलब जिस चीज में इंटरेस्ट है उनको लाया जाए और उनको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी ले जाया जाए जिसमें इंटरेस्ट है। और मैं चाहूंगी कि मेरे जैसा वो पढ़े, आगे बढ़े,
खुद को समझे। शिक्षा जो है ना सर, शून्य से शिखर पे पहुंचाता है इंसान को। तो कहते हैं ना कि जो धन होता है ना सर, उसका रक्षा इंसान करता है, लेकिन इंसान जो होता है ना, उसका रक्षा शिक्षा करती है। तो उसको मैं चाहती बहुत हूँ बड़ी बात आपने कही कि एजुकेशन जो है वो आपकी हिफाजत करती है और आपको मोटिवेट करती है, सपोर्ट करती है। और ये जो आपका जो समाज है, इस समाज के सामने सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो आइडेंटिटी की है, एक पहचान की लड़ाई है इस समाज की। और अभी तक बहुत दुर्भाग्य के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि एक सभ्य समाज में ये हमारी कमी है कि हम लोग उस तरह के समाज निर्माण नहीं कर पाए कि आप स्मूथली मूव कर जाइए, आप फ्रीली मूव कर जाइए। आपको अपनी आइडेंटिटी की लड़ाई लड़नी पड़ती है। आप उस लड़ाई को किस नजरिए से देखती हैं? आपने बहुत अच्छी बात कही सर कि हमारी कमी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप एक हाथ तो बढ़ाइए, मैं अपना दिल जान सब निकाल के रख दूंगी। कोई एक एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है सर, ये हमारी कमी है। सारे लोग ये बताते हैं सामने से कि तुम्हारी कमी है। सुनते हैं ना कि अरे देखते हो वहाँ 10 ट्रांसजेंडर है, बहुत बदतमीजी कर रहे हैं, 10 ट्रांसजेंडर है, ताली बजा के छीन रहे, पैसे ले रहे हैं। अरे क्यों बना हुआ है ऐसे? ये इसके पीछे कभी गया आपने? बोलते हैं जैसे गांधी जी का एक है ना कि देश बदलना है तो पहले खुद को बदलो। हाँ। तो मतलब सोचिए सर कि मतलब अगर मुझे बदलना है तो थोड़ा सा एक पल के लिए खुद में भी देखिए ना, खुद के भी बिहेव पे ध्यान दीजिए ना। हम भी इंसान है, हम भी समाज में रहते हैं, तो हम ऐसे क्यों, आप ऐसे क्यों? तो अच्छा, अब आपका जो है नाम इतिहास के पन्नों पर लिखा गया है जी, और आपको लगातार कई कॉल्स आ रहे होंगे, जी सर, कई लोग आपका इंटरव्यू करना चाह रहे होंगे, जी जी, और अभी तक आप कई स्टूडियो में जा चुकी होंगी। जी जी, आपको एक सवाल जो मीडिया से भी पूछना चाहिए, जी, ऐसा मुझे लगता है जी, कि मीडिया ने आपके समाज को कितना स्पेस दिया। जी, आप किसी भी स्टूडियो में जाइए तो ये मीडिया से जरूर पूछिए, जी। जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है जी, जी, उसको भी ये जवाब देना होगा कि आखिर जो आपके लिए उस समाज ने क्या किया। आज आपको कॉल्स आ रहे हैं कि आप आइए हमारे जैसे, कितने चैनल्स के लिए कॉल आ गए अभी तक? बहुत सारे, लगभग नहीं भी कुछ तो चैनल्स का तो 60-70 चैनल्स के आ गए हैं, और बहुत सारे आरजे टीवी वाले के कॉल। कितने में आप जा पाई हैं अभी तक? कितने इंटरव्यू आपने इससे पहले किया है? समथिंग 120 इंटरव्यू कर चुकी हूँ। 120 इंटरव्यू आप कर चुकी हैं? 120 इंटरव्यू अभी आप कर चुकी हैं, और ये संभवतः 121वां इंटरव्यू है। लेकिन हम लोग का कोई न्यूज चैनल नहीं है, एजुकेशन चैनल है हमारा। हम एजुकेशन की बात करने वाले लोग हैं, और देश में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने का हम काम करते हैं, जीआर बढ़ाने की तरफ हमारा फोकस है। आप अपने समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी आज एज ए दारोगा? एज ए दरोगा मैं बस अपने समाज को यही संदेश देना चाहूंगी कि आप, ठीक है, कठिनाई तो सभी के जीवन में आती है, हमारे जीवन में, आम लोगों के जीवन में भी है, लेकिन आप इस कठिनाई से लड़ना सीखिए। आप पॉजिटिव वे में रहिए, हमेशा निगेटिव मत रहिए कि नहीं हम ट्रांसजेंडर हैं, हमें ये नहीं मिलेगा, हमें वो नहीं। अरे हमें सब मिलेगा, क्योंकि शिक्षा वो है ना सर, अगर इसको पा लेते हो तो आप मांगने के हकदार बनते हैं, आप आवाज उठाने के हकदार बनते हैं। क्योंकि अगर मैं पढ़ी थी तभी मैं क्वालिफिकेशन को था, तभी मैं ये फॉर्म को फिल कर पाई सर। आवाज अभी मैं अपने कम्युनिटी के लिए कहीं जाके 2 शब्द बोल पाती हूँ क्योंकि मैं पढ़ी हूँ तभी। तो वो अपने को ना, जैसे सजने संवारने को जो प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं, वो प्रायोरिटी वो पढ़ाई को दे, अपने मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी दे। बहुत अच्छी बात आपने की। यही बात हम लोग भी बार बार कहते हैं कि आप अपनी शक्ल को बेहतर बनाने की दिशा में कोशिश करने वाली यूथ से आज हम लोग ये कहते हैं, हम लोग ऑन कैमरा भी कहते हैं और सारी जगह कहते हैं, सारे यूथ को कहते हैं कि आप अपने शक्ल को बेहतर बनाने से बेहतर है कि अपने करियर को बेहतर बनाने पर फोकस कीजिए, अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। उसी दिशा में हम लोग काम भी बिल्कुल सर। कॉस्मेटिक वाले से जितना सुंदर शक्ल को आप बना लेंगे, लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं अप्लाई किया मेकअप से, जिस दिन आप कामयाबी पालेंगे तो वो चमक ना उससे कई गुना ज्यादा आपके चेहरे पे दिखेगी सर। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। और अब एक आखिरी सवाल आपसे कि आप जाते जाते इस इंटरव्यू को हम लोग अब क्लोज करेंगे। उम्मीद ट्रस्ट के बारे में 2 लाइन बताइए, कुछ कहना चाहती हो तो कहिए। उम्मीद ट्रस्ट का नाम ही काफी है अपने में, क्योंकि ये उम्मीद मतलब होप से जुड़ा हुआ है। तो ये आके मतलब मैं सबसे फर्स्ट बार आई थी तो मुझे मतलब आप बोले थे ना जैसे कि यहाँ पे मुझे यकीन नहीं हो रहा था कुछ देर के लिए कि इतने बड़े कोर्सेज और इतने सब कोर्सेज आप फ्री में कराते हैं, और वो भी आपने बोला था कि हमें भी कराएंगे। तो हमें विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि ऐसे कोई संस्थान में आज तक बहुत सारे हैं भारत में, पर गई नहीं जिन्होंने बोला कि आप वेलकम करा, मोस्ट वेलकम करा सामने से कि आप आइए और हम आपका मदद करेंगे और आपको हम ये करेंगे। तो आपका उम्मीद के बारे में तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि वन ऑफ द बेस्ट मतलब आपका है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। थैंक यू
और एक बार बच्चों से कुछ अपील कर दीजिए अगर आप जो करना चाह रही हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, जो बच्चे हैं, आपके उनके सारे लिए। श्रोतागण जो देखते हैं मुझे, मैं उनसे अपील करना चाहूंगी कि बस आप एक बार उम्मीद फाउंडेशन आइए और क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप जो भी कोर्सेज करना चाहते हैं, जहाँ जैसे भी आपका यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा और आपकी जितनी भी उम्मीदें हैं वो उम्मीद पूरी करेगी। अभी आपने देखा कि अभी हमारे साथ जो मधु थी, उन्होंने एक अपील की बच्चों से कि उम्मीद ट्रस्ट एक बार आप जरूर आइए, उम्मीद एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट आइए और आकर अपने सपनों को पूरा कीजिए। और आप देखो, सारे जब यहाँ पे ट्रांसजेंडर के लिए इतना मोस्ट वेलकम हो सकता है तो आम पीपल के लिए तो ये 24/7 खुला हुआ है। अरे बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ऐसी बात कही। और अब हम लोग इस इंटरव्यू को क्लोज करते हैं और एक अंतिम वाक्य जो आप एक सूत्र अगर किसी को देना चाहिए, कोई आपसे सफलता का एक सूत्र मांगेगा तो एक वाक्य में क्या कहेंगे? बस कहेंगे कि मतलब खुद के सेल्फ से बहुत प्यार करो और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अपने करियर और शिक्षा को दीजिए। थैंक यू बहुत धन्यवाद। तो आप अभी तक देख रहे थे कि हमारे साथ जो मधु थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि किताब अगर आपकी दोस्त है तो सफलता आपके चरणों में है, अगर किताब आपका मित्र है तो आपकी कामयाबी कोई नहीं रोक सकता है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही, इन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा ध्यान अपने ऊपर दीजिए और अपनी शिक्षा पर दीजिए। तो उम्मीद ट्रस्ट आप सारे लोगों का वेलकम करता है कि अगर आप शिक्षा लेना चाहते हैं तो उम्मीद ट्रस्ट आपके कॉलेज की फीस को पे करने को रेडी है, उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। आप आगे आइए। बहुत धन्यवाद मधु कि आप हमारे साथ थी। धन्यवाद।